हेलो दोस्तों, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त और आपकी गाइड आपसे फिर मिलने आ गई है। आज हम मिल रहे हैं अपनी 20वीं क्लास में। 20th क्लास है हमारी और हमने एंशंट हिस्ट्री की लूसेंट की जो डिकोड करने वाली सीरीज़ चलाई है उसमें आपका बहुत 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 स्वागत है। माँ सतवंती क्लास से आप ऐसे ही जुड़े रहें। चलिए हम अपनी 20वीं क्लास की शुरुआत करते हैं और उससे पहले हम अपनी पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं, जैसा कि हम अपनी बाकी क्लासेस में करते हैं। हमने अभी तक 19 क्लास पढ़ ली है और उसमें हमने अशोक पर अपना जो लास्ट क्लास थी वो ख़त्म की थी। चलिए हम थोड़ा सा अशोक के बारे में जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं। अशोक जो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड है उसमें मेगास्थनीज की जो 6 समिति हैं उसके रख रखाव से हम पिछली क्लास की शुरुआत कर रहे थे। और उसमें 6 समिति कौन कौन सी थी? जो पहली समिति थी जल सेना की व्यवस्था करती थी, दूसरी समिति सामग्री यातायात रसद की व्यवस्था करती थी, तीसरी समिति पैदल सैनिकों की व्यवस्था करती थी, चौथी अश्वरोही सेना की व्यवस्था करती थी, पांचवी गज सेना की व्यवस्था करती थी और छठी सेना का काम था रथ सेना की व्यवस्था करना। फिर हमने न्याय व्यवस्था न्याय प्रशासन के बारे में पढ़ा था कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता था वो शिखर पर हमेशा राजा ही रहता था और जनपद न्यायालय में राजुक होते थे अशोक के द्वारा जिनको नियुक्त किया गया था। ग्राम न्यायालय में ग्रामीणी ही सबसे प्रमुख होता था। और मेगास्थनीज के अनुसार जो न्याय व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी थी और कठोर दंड व्यवस्था थी। कौटिल्य कहता है कि जो धर्मस्थली है और कंटक शोधन जो न्यायालय हैं वो भी उस समय वहाँ उपस्थित होते थे। जो धर्मस्थली थे वो दीवानी न्यायालय का काम करते थे, धर्मस्थ या व्यवहारिक कहलाते थे। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय का काम करते थे जो जिसका प्रमुख प्रदेष्टा कहलाता था। उसके बाद हमने सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात की थी कि जो समाज में स्त्रियों की स्थिति थी वो कैसी थी। किसी भी समाज को जानने के लिए स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानना जरूरी होता है। और मौर्य काल में स्त्रियों को काफ़ी अधिकार दिए गए थे, शिक्षा का भी अधिकार था, पुनः विवाह का अधिकार था, नियोग प्रथा उनके लिए चलाई गई थी और जो वैश्याएँ थी वो गणिका कहलाती थी। और जो वैश्याएँ अपने जीवन यापन के लिए अपनी आजीविका चलाने के लिए वैश्यावृत्ति करती थी उनको रूपाजीवी कहा जाता था। शिक्षा का केंद्र तक्षशिला इम्पोर्टेंट माना गया है, उस समय का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था तक्षशिला। वर्ण व्यवस्था भी उस समय उपस्थित होती थी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण व्यवस्था के 4 पार्ट थे। और कौटिल्य ने कहा कि शूद्रों को काफ़ी अधिकार दिए गए थे और उनको आर्य कहा गया था। मेगास्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में बांटा था: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। मौर्यकालीन व्यवस्था में हमने अर्थव्यवस्था में हमने फसलों के बारे में भी जाना था कि सर्वश्रेष्ठ फसल धान थी, बुरी फसल गन्ना थी, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, प्रमुख उद्योग सूत की कताई बुनाई थे, व्यापार वाणिज्य का अधिकारी पण्याध्यक्ष था, अर्थव्यवस्था जो थी वस्तु विनिमय पर आधारित थी, मुद्रा का विचलन था, पर्ण चांदी का सिक्का और पंचमार्क सिक्के आहत सिक्के भी मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में प्रचलित थे। व्यापार के लिए प्रमुख मार्ग स्थल मार्ग और जल मार्ग को माना गया है और कौटिल्य ने जल मार्ग को काफ़ी सेफ बताया है और सेफ सुरक्षित है, उस वहाँ पर डाकुओं का भी कोई खतरा नहीं होता था। और इन दोनों जो मार्ग हैं उनको डिस्कस करने के बाद हमने मापन इकाइयों के बारे में देखा था कि द्रोण अनाज को मापने वाली इकाई थी, निवर्तन भूमि को मापने की इकाई थी। अशोक के जो स्तूप थे प्रसिद्ध बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध स्तूप भी हमने डिस्कस किए थे। स्तूप का अर्थ होता है ढेर और पहली बार प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था स्तूप का और जो स्तूप हैं वो बौद्ध धर्म से ही जाकर प्रसिद्ध हुए थे। फिर हमने स्तूप की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। प्राचीन स्तूप कौन से थे, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, इसको अशोक द्वारा ईंटों से निर्मित किया गया था। 1818 में टाइलर द्वारा खोज की गई थी। इसमें 3 स्तूप हैं। भरूच का स्तूप कहाँ पर है ये सब हमने डिस्कस किया।
और फिर इस स्तूप की संरचना के बारे में भी डिस्कस किया था कि जो गेट होता है उसको तोरण द्वार बोलते हैं, बाउंड्री को रेलिंग बोलते हैं, वेदिका और गैलरी जो वहाँ पर परिक्रमा देने के लिए होती है उसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में इसको हमने पूरा डिटेल से समझा है। फिर अशोक के शिलालेखों के बारे में भी थोड़ा सा हमने जो बच गया था वो डिस्कस किया था। चलिए अब हम आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज की क्लास के बारे में पढ़ते हैं कि जो हमारा चैप्टर 16 है, अध्याय 16, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। और ये हमारी 20वीं क्लास है। 19वीं क्लास का हमने रिवीजन पूरा कर लिया है और अब हम 20वीं क्लास के बारे में पढ़ते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बाद हमने क्या पढ़ा। ब्राह्मण साम्राज्य मौर्योत्तर साम्राज्य में आता है। जो मौर्य थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस थे, जो पंजाब, सिंध, पाकिस्तान, इस तरह से उत्तर पश्चिमी भाग, वहाँ से विदेशी शासकों का आगमन हुआ। और जो मगध है वो पाटलिपुत्र और महाराष्ट्र इससे मिलकर बना हुआ था, यहाँ पर फैला हुआ था मगध साम्राज्य। इसमें ब्राह्मण वंश के राज्य थे, जैसे शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, वाकाटक वंश, चेदी वंश। और जो विदेशी शासक आए उत्तर पश्चिमी भाग से वो हिंद यूनानी शासक, शक, सीथियन, पैलो, पार्थियन, कुषाण, ये सब थे। इसकी ट्रिक हसीन मशुक शाह जो हमने बताई थी पिछली क्लास में, वो तो आप याद रखेंगे ही। उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा सीरियल वाइज कि किसके बाद कौन सा वंश आता है। उसको हमने यहाँ पर भी थोड़ा सा मेंशन किया है। चलिए अब हम परिचय पे बात करते हैं। परिचय। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र तथा उसके आसपास के विकसित राज्य। सबसे पहले शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। उसके बाद कण्व वंश, जिसकी स्थापना वासुदेव ने की थी। सातवाहन वंश, उसकी स्थापना सिमुक ने की थी। वाकाटक वंश, विंध्य शक्ति, ये इसके संस्थापक थे। चलिए शुंग वंश के बारे में बात करते हैं। उज्जैन की ब्राह्मण जाति थी ये और इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद अग्निमित्र, वसुमित्र, भागभद्र और देवभूति। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक भद्रथ की हत्या करके मगध में शुंग वंश की नींव डाली, इसने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। अब उसके बाद जो है हम पुष्यमित्र शुंग के कार्यों के बारे में डिस्कस करते हैं। पुष्यमित्र शुंग का बहुत बार हमने डिस्कशन किया है कि कई बार इसका मिलता है जिक्र कि इसने 2 अश्वमेध करवाए थे। ये इसके जो पुरोहित थे वो पतंजलि थे। पतंजलि के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो पुष्यमित्र शुंग का नाम आता है। और जब भी हम कहीं ऋग्वेद में या कहीं भी अश्वमेध यज्ञ के बारे में पढ़ते हैं तो भी पुष्यमित्र शुंग का नाम आता है कि जो पुष्यमित्र शुंग है उसने 2 अश्वमेध करवाए थे। और उसका जो पुरोहित था, उसका राज दरबारी जो पुरोहित होता है जिससे अश्वमेध करवाए जाते हैं, तो वो पतंजलि था। और जब हिंद यूनानी शासकों की भी बात आती है कि उसने किस किस को हराया, तो भी पुष्यमित्र शुंग का नाम आता है कि किसको हराया था इसने। और जब स्तूप की बारी आई थी, जैसे हमने अशोक के बारे में पढ़ा, तो भी पुष्यमित्र शुंग का नाम आया था कि जो बरहुत का स्तूप है उसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था सतना में। उसको मतलब शुरुआत तो अशोक ने की थी उसको बनवाने की, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने उसको पूरा करवाया था, उसका निर्माण कंप्लीट करवाया था। तो इस तरह से इसके जहाँ जहाँ भी जो जो कार्य इसने किए हैं तो उनको के बारे में जिस जिस जगह हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसका पुष्यमित्र शुंग का जिक्र अवश्य आता है, चर्चा होती है इसकी। चलिए इसके कार्यों के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ पुष्यमित्र शुंग की चर्चा हुई है। हमने पहले भी पढ़ा है उसके बारे में और बाद में भी कहीं ना कहीं उनका जिक्र आएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 2 बार अश्वमेध यज्ञ, हमने जैसे अभी बताया 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था और पुरोहित पतंजलि के द्वारा करवाया था। ये पुष्यमित्र शुंग के कार्य हैं। हिंद यूनानी शासक जो मिनांडर है उनको हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। सतना में बृहद स्तूप का निर्माण पूरा करवाया था, जिसका निर्माण शुरुआत अशोक ने करवाई थी। उसके बाद वैदिक धर्म और संस्कृत का पुनरुत्थान करवाया था। सांची स्तूप की वेदिका
रेलिंग का पुनर्निर्माण करवाया था। जो ये सांची स्तूप की रेलिंग है, वेदिका है, इसको अशोक ने लकड़ी का बनवाया था। फिर जब वो खराब हो गई थी तो उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने इसको पत्थर का बनवा दिया था। अन्य शुंग शासक अग्निमित्र। अब नेक्स्ट जो इसके शासक हैं वो हैं अग्निमित्र। कालिदास द्वारा लिखित नाटक के ये अग्निमित्र नायक हैं। मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र है। नेक्स्ट है भागभद्र, जो इसका काफी फेमस शासक था। यूनानी राजा एंटियोकल्स ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर भेजा था। हेलियोडोरस ने इसको अपना राजदूत बनाकर भेजा था एंटियोकल्स ने हेलियोडोरस को, और जिसने यहाँ भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया था और विदिशा में भागवत वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। वासुदेव के सम्मान में इसने गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। उसके बाद है देवभूति। देवभूति के बारे में भी हम पढ़ते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक था ये, और 73 बीसी में 73 बीसी में वासुदेव ने हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी। अब हम जो किसी भी शासन में या किसी भी वंश में जो शासक कमज़ोर होता जाता है तो उसकी कमज़ोरी का, उसके कमियों का फ़ायदा उठाकर कोई भी जो काफ़ी प्रतापी शासक होता था, अपने वंश का शक्तिशाली होता था, वो उस राज्य पर कब्जा कर लेता था, उसको हराकर। ये बैक टू बैक आपको स्टोरी देखने को मिलती रहेगी। यहाँ पर नॉर्थ साइड के जो हमारी इंडिया के जो नॉर्थ साइड के राज्य हैं उनमें ऐसा ही चलता रहता था। कभी किसी राजा का शासन, कभी किसी वंश का शासन, उसके शासक को मारकर किसी दूसरे शासक ने अपने वंश की स्थापना कर दी, अपने राज्य की स्थापना कर दी। फिर उसका शासक, उनके शासक जब तक काफ़ी प्रतापी और शक्तिशाली रहते थे, वे उस पर राज करते थे। फिर उनमें जब कोई कमज़ोर शासक आ जाता था तो वो उस कमजोरी का फ़ायदा उठाकर कोई और वंश का शासक जो काफ़ी प्रतापी होता था उस पर कब्जा कर लेता था। तो ये स्टोरी आपको बैक टू बैक देखने को मिलती रहेगी, जैसा कि अभी यहाँ पर हुआ। अभी शुंग वंश की स्थापना चल रही थी तो उसका जो अंतिम शासक था देवभूति, वो इतना काफ़ी प्रतापी ना रहा होगा, इसलिए शुंग वंश के शासन को समाप्त करके कण्व वंश के जो वासुदेव थे, वो काफ़ी प्रसिद्ध और प्रतापी शासक थे, उसने उन पर कब्जा कर लिया और उनको हरा दिया, देवभूति को। फिर अब कण्व वंश की स्थापना हुई। 75 बीसी से 30 बीसी तक इस संस्थापक रहे वासुदेव। वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को हराकर कण्व वंश की स्थापना कर ली, और अंतिम शासक इसके उत्तराधिकारी इतने ज़्यादा प्रतापी नहीं थे, शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए इस वंश की जल्दी ही समाप्ति हो गई और बीच में कुछ छुटपुट शासक आए। फिर अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसको हराकर सातवाहन वंश की स्थापना की शिमुक ने। अब नेक्स्ट वंश चल जाएगा, जो सातवाहन वंश थे उसके जो प्रतापी शासक थे शिमुक, उन्होंने इसको हराकर अपने वंश की स्थापना की। अब उसके बाद जब सातवाहन वंश की शुरुआत हुई 30 बीसी से 25 बीसी, ये भी इतना ज़्यादा नहीं चला, वैसे काफ़ी बड़ा तो नहीं था, लेकिन इससे कण्व वंश से तो काफ़ी बड़ा शासन रहा इनका। कण्व वंश को समाप्त करके सातवाहन वंश की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना शिमुक ने की। अब उसके बाद शातकीर्णी प्रथम, हाल, गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, गौतमी पुत्र शातकर्णी, पुलुमामी चतुर्थ, ये इसके
फेमस शासक रहे हैं। ये इनका क्रम नहीं है, लेकिन जो इसके प्रतापी शासक थे उनके नाम हमने इसमें रखे हैं लिस्ट में। अब इसमें एक बात और आपको पहले से ही क्लियर कर दे कि जो ये शासक हैं इनके नाम के सामने इनकी माता का नाम जोड़ा जाता था। हालांकि शासन पुरुषों के द्वारा ही किया जाता था, लेकिन जो शासक होते थे उनके नाम के आगे उनकी माता का नाम जुड़ता था, जैसे कि गौतमी पुत्र, शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र, पुलवामी, इस तरह से। चलिए अब हम इस के बारे में डिस्कस करते हैं। शिमुक, इसका संस्थापक, सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक था। और जो इसका एरिया था, क्षेत्र था, वो कहाँ कहाँ तक था, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा इंडिया का मैप बना के आपको डायग्राम में समझाया है, मैप में, कि कहाँ कहाँ पर इसका शासक था। शासन महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मोस्टली इसका फैला हुआ था। थोड़ा और आगे ज़्यादा या कम हो सकता है, उससे आप इतना वो ना रखें। अब उसके बाद भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला प्रथम राजवंश था ये। लगभग 280 वर्ष तक इसने शासन किया। पुराणों में इस वंश को आंध्र कहा जाता है और अभिलेखों में इस वंश को सातवाहन के नाम से जाना जाता है, इसलिए कभी कभी इसको आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है ये, और सातवाहन वंशावली से ये रिलेटेड है। राजधानी इसकी प्रतिष्ठान औरंगाबाद महाराष्ट्र में थी। राजकीय भाषा प्राकृत थी, और जो लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी इसकी। उसके बाद सातकर्णी प्रथम का विवाह नागनिका से हुआ था, और इस नाना घाट अभिलेख महाराष्ट्र से जो हमें अभिलेख मिला है उसमें भूमिदान की प्रथा का जो फर्स्ट एविडेंस मिलता है, प्रथम उल्लेख मिलता है, तो वो इस नानी घाट से ही मिलता है। और ब्राह्मणों को भूमिदान की प्रथम चर्चा भी इसी अभिलेख से हमें मिली है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी पूछा गया है। नाना घाट अभिलेख कहाँ से मिला है? महाराष्ट्र से मिला है। और भूमिदान की प्रथा का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिला? ब्राह्मणों को भूमिदान की प्रथा का जो प्रथम एविडेंस है वो कहाँ से मिला है? तो वो है नाना घाट अभिलेख, महाराष्ट्र से मिला है। जो 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ कराया गया था। 2 नागनिका ने संरक्षिका के तौर पर कार्य किया। नागनिका ने संरक्षिका के तौर पर कार्य किया था। अब उसके बाद हम हॉल के बारे में पढ़ते हैं। हॉल प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती प्रेम कथा की रचना की थी। हॉल ने प्राकृत भाषा में की थी। इस रचना का नाम गाथा सप्तशती था, और ये एक प्रेम कथा थी। गुणाढ्य प्राकृत भाषा में व्रत कथा कोश की स्थापना की गई। जो व्रत कथा कोश है इसकी रचना भी प्राकृत भाषा में हुई है, और गाथा सप्तशती की रचना भी प्राकृत भाषा में हुई है। श्रववर्मन संस्कृत भाषा में कांत्र रानी माल्यावती के अनुरोध पर इसकी रचना हुई थी संस्कृत भाषा में, और इस संस्कृत भाषा का काफ़ी उल्लेखनीय रचना है ये श्रववर्मन। गौतमी पुत्र शातकर्णी, इसका जो टाइम पीरियड है वो 106 एडी से और 130 एडी तक रहा है। सबसे महान सातवाहन शासक था ये गौतमी पुत्र शातकर्णी। और नासिक अभिलेख इसी के समय में मिलता है, इसी के समय की जानकारी देता है। गौतमी बलश्री एकमात्र ब्राह्मण था, ये अद्वितीय ब्राह्मण था, और वह व्यवस्था का रक्षक था और वेदों का आश्रयदाता भी इसको कहा जाता है, गौतमी बलश्री को। इसने शक शासक नहपान को हराया था। नासिक अभिलेख में गौतमी बलश्री कहा गया है इसको। इसके बाद वाशिष्ठी पुत्र पुलवामी, जो नाम है वो आंध्र सम्राट दक्षिणापथेश्वर, इसके ये नाम भी माने गए हैं। ये नाम, इन नामों से भी इनको जाना जाता है।
और जो सिक्के हैं इनके सिक्कों पर 2 पतवार वाली जहाज का चित्र बनाया गया है। यज्ञश्री सातकर्णी ये जो है अंतिम शक्तिशाली शासक था इस वंश का, और सिक्कों पर जलियान का चित्र बनाया गया है इनका। पुलवामी चतुर्थ ये अंतिम शासक था और उसके बाद विघटन हो गया था इसका वंश का। और विदर्भ वाकाटक वंश, दक्षिणी महाराष्ट्र अमीर वंश, आंध्र प्रदेश इक्ष्वाकु वंश, कर्नाटक कदम वंश। ये दोस्तों इसके नाम थोड़े से डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे आपको, लेकिन जब बार बार आप इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, वॉच करेंगे तो आप बार बार जब इस चीज़ को रिवाइज करेंगे तो ये आपके कानों को एक मतलब आदी सी हो जाएगी ये चीज़। और जब बार बार सुनोगे, बार बार पढ़ोगे उस चीज़ को तो वो डिफ़िकल्ट लगनी कम हो जाती है, थोड़ा सा ईजी बन जाती है। तो जो चीज़ आपको समझ ना आए कमेंट करके प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, हम आपको दोबारा से वो चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर हमारे से भी कोई बोलने में या लिखने में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए सॉरी, और आप हमारी जो गलतियां हैं उनको कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। और हम अपनी वीडियो में और क्या क्या सुधार कर सकते हैं, क्या आपको याद करवाने में, समझाने में इजीली कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर सजेशन दें, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। और आप अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। आप अपनी लूशन जीके की सीरीज़ को ऐसे ही जारी रखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। आपके बहुत सारे प्यार के लिए हमें हमारा दिल से धन्यवाद, और आप ऐसे ही अपनी प्यार को हमारे साथ बनाए रखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।